तो देख रहे थे गर्डर ना, स्ट्रेट गर्डर देख रहे थे हम लोग। अब गर्डर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखे थे कि फ्लैंज एंगल्स जो होता है उसको हम लोग को अनइक्वल एंगल्स लेने थे, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं कि जो साइज होगा फ्लैंज एंगल का, अभी आगे का उसका एजम्पशन है, फिगर आप लोग के पास होगा, हम लोग कल फिगर बनाए थे बोर्ड पे। द साइज ऑफ फ्लैंज एंगल should be such that the size of flange angle should be such that it must be 1/3 of the area of flange। फ्लैंज के एरिया का 1/3 होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। ये बहुत बार बोल चुके हैं हम, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी सी इक्वल टू 0.66 एफ वाई और फिर 0.66 एफ सी आर एफ वाई बाई एफ सी आर टू द पावर एन प्लस एफ वाई टू द पावर एन टू द पावर 1/n। ये हम लोग बहुत बार देख चुके थे ना। हम लोग देखते हैं विड्थ ऑफ आउटस्टैंड कंप्रेशन फ्लैंज, विड्थ ऑफ आउटस्टैंड कंप्रेशन फ्लैंज। ये क्या होता है, बी जो है, बी इज शुड नॉट मोर देन 16 TF। हमने कल लिखा था, ये याद होगा तो ठीक है। और दूसरा लिखा था कि दिस शुड बी 256 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एफ वाई इंटू टी एफ, है ना। यानी कि इसमें से आपको मिनिमम लेना है, शुड नॉट मोर देन है, तो इसमें से बीट जो है वो आपको कम लेना है। उसी तरह से विड्थ ऑफ आउटस्टैंड इन टेंशन फ्लैंज के केस में क्या होगा, विड्थ ऑफ आउटस्टैंड बी शुड नॉट मोर देन 20 TF, वेयर TF इज द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका आउटस्टैंड जो है क्या होगा, बकल करेगा ना, ठीक है। इफ डज नॉट फॉलो दिस कंडीशन देन फ्लैंज में बैंड, फ्लैंज जो है वो बैंड कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग को शियर जो है इसमें टेस्ट करना चाहिए। शियर स्ट्रेंथ हमारा इस तरह से होना चाहिए, कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेंथ जो है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टॉप ही है एवरेज शियर स्ट्रेस। दिस इज 0.45 FY, 0.4 FY ये आपका था इन WSM एंड दिस इज FU बाई √3 इंटू 1.25 ये था इन LSM। एंड टॉप ही है कैलकुलेटेड क्या होगा, जो शियर, बोलिए, जो शियर फोर्स लगेगा बाई डेप्थ ऑफ वेव और थिकनेस ऑफ वेव, इस तरह से होगा। अब इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द वेब प्लेट हमारा क्या होगा। इकोनॉमिकल डेप्थ का मतलब यहाँ पर यह है, जिसका इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ कॉस्ट से नहीं है, इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ पर है कि मिनिमम वेट होना चाहिए, है ना। इकोनॉमिकल वेट ऑफ वेब, इकोनॉमिकल वेट ऑफ वेब क्या होगा। देखिए इकोनॉमिकल वेट का मतलब यहाँ पर क्या है, इट रिप्रेजेंट मिनिमम वेट नॉट द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मिनिमम वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसका हम लोग डेप्थ निकाला है, इकोनॉमिकल डेप्थ, सॉरी वेट नहीं, डेप्थ,
इकोनॉमिकल डेप्थ हम लोगों को निकालना है। तो इकोनॉमिकल डेप्थ अगर हम लोग निकालेंगे वेब का, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एंड दिस डेप्थ इक्वल टू व्हाट, 1.1 अंडर रूट। इस डेप्थ को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 1.1 m बाई सिग्मा बी सी इंटू टी डब्ल्यू, थिकनेस ऑफ वेब। थिकनेस ऑफ वेब जो है 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, हमने कल ही बताया था, ठीक है। वेयर टी डब्ल्यू बराबर थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब शुड नॉट लेस देन 6 mm, 6 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग सेल्फ वेट और प्लेट गर्डर निकालेंगे, तो इसको हम लोग एज्यूम क्या करते हैं, एम यहाँ पर क्या है, एम इज द मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। उसी तरह से सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गर्डर हम लोग बात करें, प्लेट गर्डर का हम लोग सेल्फ वेट क्या लेंगे डिजाइन करते समय, तो दिस विल बी डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू टोटल वेट है, और स्मॉल डब्ल्यू जो है यहाँ पर वेट पर यूनिट लेंथ है ना, वेट पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो स्मॉल डब्ल्यू सॉरी कैपिटल डब्ल्यू बाई 300 किलो न्यूटन पर मीटर, वेयर डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, दिस इज द टोटल वेट ऑफ गर्डर, ठीक है। ये सब एजम्पशन है, फटाफट नोट कर ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। है जो लिखे हैं वो सही है। भी शियर फोर्स है, कहाँ टॉस से करते हैं, शियर फोर्स को कहाँ टॉस से करते हैं, हाँ ठीक है। टोटल वेट, अच्छा नहीं नहीं, टोटल वेट ऑन गर्डर, ऑन गर्डर, गर्डर पर जो टोटल वेट लग रहा है ना, अब देखिए हम लोग जो गर्डर बनाए थे वो किस इस प्रकार से था, ये हो गया टो, उसी तरह ये भी हो गया टो। दो दो टो के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो D1 जो है, दिस इज द क्लियर डिस्टेंस, ये क्लियर डिस्टेंस हम लोग लेंगे, है ना, या फिर हम लोग क्लियर डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर, ये कब लेंगे हम लोग, ये जो हम लोग हमेशा लेंगे डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टोज, ठीक है। अब ये जो हमारा डिस्टेंस इस तरह से होना चाहिए, इफ कि अगर ऐसा हो रहा है कि d1/tw डेप्थ और क्लियर डेप्थ बाय थिकनेस ऑफ वेब, अगर ये लेस देन 85 है, इफ द रेशियो इज लेस देन 85, अगर ये इस तरह की श्रेणी में आ रहा है तो वेब बकलिंग जो होगा ड्यू टू शियर, वेब बकलिंग ड्यू टू शियर, शियर के कारण वेब बकलिंग होता था, हम लोग पढ़े थे, एक्सेसिव कंप्रेशन की वजह से होता था, है ना, वो नहीं होगा, विल नॉट टेक्स प्लेस, तब वो नहीं होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम लोग को इस केस में अगर वेब बकल नहीं करेगा, हम लोग को स्टीफनर प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं, ये इस तरह से बकल होगा तभी तो हम लोग को स्टीफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो नो रिक्वायर्ड ऑफ वर्टिकल स्टीफनर, तो हम लोगों को वर्टिकल स्टीफनर का कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर d1/tw, ये देखिएगा JSSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, d1/tw अगर आपका 85 से कम होगा तो उस सिचुएशन में आपको जो है वेब मतलब वर्टिकल स्टीफनर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बड़ा हो गया, इफ d1/tw इज मोर देन 85, d1/tw मोर देन 85, वर्टिकल स्टीफनर इज रिक्वायर्ड, तो वर्टिकल स्टीफनर जो होगा हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग। तो वेब बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को वर्टिकल स्टीफनर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग, हाँ कैसे बोलेंगे, क्या पढ़ा है कल हम, ठीक है। अंडर पॉइंट लोड और सपोर्ट वेब क्रिपलिंग टेक्स प्लेस। तो अगर आपका सब पॉइंट लोड और सपोर्ट है, इसी कंडीशन के लिए है ना, इसी कंडीशन के लिए है कि अगर पॉइंट लोड या सपोर्ट है तो वहां वेब क्रिपलिंग हो सकता है। फॉर दैट केस vertical stiffeners are provided which is bearing stiffener, क्योंकि ये किसके वजह से होता था, ये होने का कारण था क्या, बेयरिंग स्ट्रेस। बेयरिंग स्ट्रेस जो होता था उसके कारण से लोकल वेब बकल करता था या वेब क्रिपलिंग होता था। अगर आपका ये वैल्यू इफ d1/tw इज मोर देन 200, अगर ये 200 से भी बड़ा हो गया तो हॉरिजॉन्टल स्टीफनर प्रोवाइड करेंगे, देन हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स आर प्रोवाइडेड, तब हम लोगों को हॉरिजॉन्टल स्टीफनर का जरूरत पड़ेगा। जो हॉरिजॉन्टल कल दिखाए थे हम, तब हॉरिजॉन्टल स्टीफनर का जरूरत पड़ेगा और इसको जो है न्यूट्रल एक्सिस के अबव प्रोवाइड करेंगे, है ना, ठीक है, प्रोवाइडेड अबव न्यूट्रल एक्सिस टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब बकलिंग को बचाने के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कहाँ प्रोवाइड करेंगे, अबव द न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन हम लोग कल जब लगाए थे तो देखिएगा आप इस तरह से लगा हुआ था ना, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि d1/tw जो है वो आपका अगर बड़ा हो जाता है 250 से, है ना, इफ d1/tw इज मोर देन 250, देन एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स आर रिक्वायर्ड एट न्यूट्रल एक्सिस। अगर 250 से बड़ा हो गया तो एडिशनल आपको हॉरिजॉन्टल स्टीफनर का जरूरत होगा, लेकिन कहाँ पर जरूरत होगा, एट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है।
और अगर ऐसा हो जाता है इफ d1/tw, है ना, क्लियर डेप्थ बाय थिकनेस ऑफ वेब, ये अगर 400 से बड़ा हो जाता है, 400 से बड़ा हो जाता है, देन सेक्शन मस्ट बी रीडिजाइन, तब लोग को सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये स्टिफनर लगाने के तरीके थे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये सब जो था ये गर्डर के बारे में था, और गर्डर में इससे ज़्यादा आपको अब कुछ पूछेगा नहीं, ये हमने सब चीज़ बता दी है ना। ठीक है, समझ गया ना। मतलब वो लगाएंगे, हॉरिजॉन्टली लगाएंगे, दोनों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस जो है आपका वो कितना होना चाहिए, 270 TW से बड़ा नहीं होना चाहिए। वो सब नहीं पूछता है, वो सब पे इतना दिमाग क्यों लगा रहा है, 1-2 क्वेश्चन मिल रहा होगा। हाँ हाँ, 2-4 क्वेश्चन मिला होगा, रिपीटेड होगा एक ही टाइप का क्वेश्चन। इफेक्टिव लेंथ नहीं पूछता है, इफेक्टिव लेंथ पूछेगा आरसीसी में, वो बताएंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री में नहीं पूछता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ एसएससी में एक दो बार होगा, बहुत बार नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में जान जाइए, थोड़ा सा, वो आपको पूछ सकता है, 5 मिनट का क्लास है। इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस है ना, ठीक है। ये क्या होता है, सिंपल है, ये रूफ बना दिए हम लोग, इसी तरह का रूफ रहता है जहाँ भी आप देखते हैं, है ना। और भी डाल सकते हैं आप, इस तरह का आपको रूफ मिलता ये राइज है ना, ये जो है इतना राइज है, दिस इज नोन एज राइज, ये कहलाता है रीच पॉइंट, ठीक है। और इसका स्पेन लेंथ है, ये स्पेन लेंथ है, ठीक है। दिस इज द एंगल थीटा, राइज को हम लोग एस से लिखते हैं, स्पेन लेंथ हमारा एल हो गया। तो स्लोप ऑफ ट्रस क्या होगा इसका, वो जानना जरूरी है, स्लोप ऑफ ट्रस। तो स्लोप निकालेंगे तो टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो ये मिड पॉइंट है, तो दिस इज L/2, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं H/L/2, दिस विल बी द स्लोप। यानी यहाँ पर इस केस में क्या हो गया, राइज बाय हाफ ऑफ स्पेन हो गया, ठीक है। इसके अलावा पिच ऑफ ट्रस होता है, पिच ऑफ ट्रस इज सेम थिंग, पिच ऑफ ट्रस अगर आप बोलेंगे तो दिस विल बी द सेम थिंग्स, राइज बाय स्पेन, लेकिन इसमें हाफ नहीं होगा, इसमें पूरा हो जाएगा, राइज बाय स्पेन, दिस इज द पिच ऑफ ट्रस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत हमेशा पूछता रहता है। डेड लोड ऑन ट्रस लेना है हमको कि व्हाट इज द डेड लोड ऑफ ट्रस, तो डेड लोड ऑफ ट्रस क्या लिखेंगे, डेड लोड ऑफ ट्रस अगर हम लोग देखना चाहें तो व्हाट विल बी डेड लोड ऑफ ट्रस, ये हम लोग जो है इसको हम लोग, इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट, हम लोग उस फार्मूला का यूज कर सकते हैं कि डेड लोड ऑफ ट्रस लिखना है तो दिस विल बी 1/L/3 +6
है ना, और इंटू क्या होगा, ये हो गया L/3 + 6 kg पर सेंटीमीटर, kg पर मीटर स्क्वायर लेना है आपको, है ना। इतना लोड आपका होना चाहिए ट्रस का, डेड लोड kg पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए अगर हम लोड लेना चाहें तो उसका लोड ये होना चाहिए, स्पेन बाय 3 वेयर L इज द स्पेन लेंथ, यहाँ लिखा हुआ है वेयर L = स्पेन लेंथ, है ना, फॉर प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के लिए लोड अगर हम लिखेंगे डेड लोड तो ये हमारा हो जाएगा L/3 प्लस ये, है ना। अब देखो अगर हम लोग डेड लोड का बात करें हम लोग, तो ये स्नो लोड का बात करें हम लोग कि स्नो लोड क्या होगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि स्नो लोड क्या होगा। लेकिन ये जो लोड है हमारा डेड लोड, ये तब है जब हाइट ऑफ ट्रस जो होगा हमारा, वो मतलब स्पेसिंग ऑफ ट्रस जो होगा हमारा 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि पिच जो होगा दैट पिच जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, 4 मीटर, है ना। अब अगर हम लोग स्नो लोड का बात करें तो स्नो लोड जो होगा वो अलग होता है, ठीक है ना। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक लाइव लोड भी देख सकते हैं, स्नो लोड उसके बाद देख लेंगे। तो लाइव लोड क्या लेंगे, ये सब एजम्पशन है, ये सब कहाँ से आ रहा है, कोड बुक से आ रहा है, तो यू मस्ट बी रिमेंबर दैट। लाइव लोड अगर स्लोप हमारा 10 डिग्री है, ये जो स्लोप है ये 10 डिग्री है, तब अप टू स्लोप 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री तक स्लोप है तब, अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते। तो दिस विल बी लाइव लोड इक्वल टू हो जाएगा 0.75, है ना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब भी हम लोग ट्रस का लोड लेते हैं पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं, क्योंकि ये पूरा सॉलिड नहीं होता है ना, ये सॉलिड नहीं है, इसलिए ट्रस का लोड जब भी ले आएगा तो वो क्या ले आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अगर 10 डिग्री तक है तो ये लिखेंगे, है ना। अगर 10 डिग्री तक है ये होगा, 10 डिग्री तक अगर स्लोप है तो ये होगा। अगर इससे ज़्यादा स्लोप है तो फिर क्या करेंगे, हम लोग घटाते जाएंगे, कितना घटाएंगे, 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर एवरी डिग्री ऑफ राइज ऑफ स्लोप, ठीक है। अगर 10 डिग्री तक है तो ये होगा, अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है तो हम लोग इसको घटाते जाएंगे, बट शुड नॉट बी लेस देन, लेकिन एक लिमिट है, उससे कम नहीं होना चाहिए, कितना, 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी मिनिमम जो लोड आपको लेना है दैट विल बी दिस, ठीक है। तो ये अप टू स्लोप दिस हो गया। अगर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन कि अगर 15 डिग्री है तो बताइए कि लोड क्या होगा, तो आप यहाँ पर 5 डिग्री के लिए इसको घटा देंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर स्नो लोड क्या होगा, स्नो लोड यानी कि आइस का लोड क्या हम लोग ले सकते हैं, तो आइस लोड लेना है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 mm डेप्थ ऑफ आइस, दिस विल बी 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है ना, फॉर 1 mm डेप्थ ऑफ आइस, फॉर 1 mm डेप्थ ऑफ आइस। अगर ऐसा एरिया में आप बना रहे हैं तब, मान लो कि आप जनरली जो है इस तरह का बिल्डिंग कहाँ बनता है, जनरली आप बनाते हैं आइस वाले जगह में, मतलब बर्फीले जगह में बनाते हैं, ठीक है। अगर स्लोप हमारा 50 डिग्री से ज़्यादा हो गया तब आपको स्नो लोड कंसीडर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इफ द स्लोप ऑफ द ट्रस इज मोर देन 50 डिग्री, 50 डिग्री से ज़्यादा अगर हमारा स्लोप है तो फिर हम लोगों को आइस लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इफ स्लोप ऑफ ट्रस is more than 50 degree, then ice load is not considered, is not considered। ये तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पूछता रहता है एग्जाम में, है ना, तो ये सब चीज़ों को याद रखना जरूरी है। बाकी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। एक टॉपिक जो है जो छूटा हुआ है थोड़ा सा, वो हम लोग बात करेंगे, एक दिन क्लास लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा आपको बताएंगे बोल्ट और थोड़ा सा बताएंगे आपको वेल्ड। तो इस प्रकार से आज स्टील को इति श्री करेंगे हम लोग, और हम लोग कल से शुरू करेंगे नया सब्जेक्ट, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।